नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे मार्च में मई जैसी गर्मी की, क्योंकि मई वाली गर्मी जो है अगर साफ तौर पर मार्च में देखने को मिल रही है और इसका बड़ा कारण जो है एक साइक्लोन बताया जा रहा है। लेकिन इस साइक्लोन के अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन लगातार बीते कुछ दिनों में देखने को मिला, हमने जनवरी माह में भी इस बात को देखा कि अत्यधिक वर्षा जो है, बारिश जैसी वर्षा जो है जनवरी माह में देखने को मिली थी। किसानों के माथे पर उस समय चिंता की लकीरें थी और कई जगह बाढ़ के हालात भी बने थे। और यही कारण है कि एक बार फिर से जो है गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और मई जैसी गर्मी मार्च में देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं। इसके कारण जो है ये सिस्टम बन रहा है और इसके कारण जो है तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार प्रकृति का दोहन हद से ज्यादा हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है और यही कारण, एक बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है जिसके कारण जो गर्मी है वो तेजी से बढ़ रही है। और उसका सबसे प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका उत्सर्जन बहुत ज्यादा पर्यावरण में है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं होने के कारण इसके कारण गर्मी का जो असर है वो ज्यादा दिख रहा है। और यही कारण है कि मई में जो झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है वो इस बार पहले ही मार्च में देखने को मिल रही है। और सवाल ये भी है कि किसानों के माथे पर यहाँ पर चिंता की लकीरें इसलिए भी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश को ही देखें तो मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जो सामान्य गर्मी में गेहूं पकना होता है उसको अत्यधिक गर्मी मिलेगी तो जो दाना है गेहूं का वो सुकड़ जाएगा और दाना पूरी तरीके से फूल नहीं पाएगा। यही कारण है कि किसानों के माथे पर भी इस बढ़ती चुभन वाली गर्मी के कारण माथे पर चिंता की लकीरें अन्नदाता किसान पर भी दिख रही हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे कि इसका प्रमुख कारण क्या है, मार्च में मई वाली गर्मी क्यों देखने को मिल रही है। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर के.एस. तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सबसे पहले देवदत्त सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं और अगर आज के तापमान की भी अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम में जो है सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है। जो तापमान है वो 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया खंडवा का। तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जो ये सब मानव जनित जो नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है उसका ये खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। सीमेंट और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, हरे भरे जंगल काट दिए गए और अंधाधुंध मात्रा में इतने AC लगे हैं, गर्मी फेंकती है, वो धूप से भी ज्यादा गर्मी देती है जी। और एक ही मौसम में नहीं ये बदला हुआ है, तमाम प्रकार के मौसम में परिवर्तन है। आप देखेंगे कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ रही, बरसात भी ज्यादा और फिर ये गर्मी भी अभी से पड़ने लगी। तो आप जब इस तरह के खुद मानव ने जो गलतियां की हैं उसके कारण ये सब हो रहा है। और अभी क्या है, अभी तो ये मार्च महीना है, अभी अप्रैल मई जून जी कितनी गर्मी पड़ेगी और कितने लोग परेशान होंगे। मुझे लगता है कि सरकार को भी जल्दी से इस पर कार्रवाई ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अभी बीमारियां बढ़ेंगी। अभी स्कूल दोपहर के चल रहे हैं, उनको सुबह से करके 12-1 बजे तक छुट्टी कर दो, नहीं तो बच्चे और टीचर, खासकर छोटे बच्चे, वो परेशान होंगे। क्योंकि जब मौसम बिगड़ता है तो उसका असर सब पे पड़ता है और खासकर बच्चों और महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। निश्चित रूप से सर, लेकिन सर ये भी समझना चाह रहा था, अन्नदाता किसान के माथे पर भी यहाँ पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मुख्य फसल गेहूं है और गेहूं कटाई के लिए जो है तैयार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अप्रैल में जो है गेहूं की कटाई होती है उसके पहले ही मार्च में इस तरीके की गर्मी हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसान चिंतित हैं कि जो दाना है गेहूं का वो पूरी तरीके से फूलेगा नहीं और कहीं ना कहीं सुकड़ के रह जाएगा, जिसके कारण जो है जो फसल है वो बेहतर नहीं होगी। वो है, बिल्कुल ये सही कारण है।
क्योंकि किसान तो वैसे ही एक तरह नीचे जमीन और ऊपर भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकृति यदि सही रही, मेहरबान रही, ओला नहीं पड़ा, पाला नहीं हुआ और जैसे अधिक बरसात नहीं हुई, अधिक गर्मी नहीं हुई, तब तो उसकी फसल ठीक आती है। और जब जब प्राकृतिक मार होती है तो किसान फिर कुछ कर नहीं पाता और उसको केवल भाग्य भरोसे और अपने उसको कोसता रहता है। यही कारण है कि किसानी आज भी, किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक तरह से भाग्य भरोसे जैसा खेल हो गया है। और इस समय तो किसान बेहद चिंतित है, क्योंकि उसका जो दाना पकेगा नहीं तो फिर बाजार में मूल्य नहीं मिलेगा जी और समय से पहले पक जाएगा, वो भी दिक्कत है। मतलब और वो पतला रह जाता है, जो एक ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपर जी वो नहीं हो पाती। प्रॉपर ग्रोथ तो नहीं हो अभी पाती। ये और सर, मौसम है, जी जी बिल्कुल ये सर, मैं लौटूंगा सभी आपके को पास। समस्या यही बड़ी है कि अन्नदाता किसान भी यहाँ परेशान है, लेकिन ये मौसम की मार है। और मौसम की मार से जब ही बचा जा सकता है जब प्राकृतिक रूप से इसका संतुलन बनाया जा सके, क्योंकि ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी देश और विश्व की समस्या है। और खास तौर पर अगर भारत देश की बात करें तो इस बार गर्मी से, ये झुलसा देने वाली गर्मी पूरे देश में एक सितम की तरह बनी हुई है। और ये सितम से न सिर्फ जनता परेशान है बल्कि जानवर भी परेशान है। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हीरालाल खपेड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत है हीरालाल जी आपका IND24 में। जी जी जी, धन्यवाद आपको, नमस्कार जी। हीरालाल जी, क्या कारण मानते हैं, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पूरे देश की अगर हम बात करें तो लगातार तेजी के साथ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और इसका प्रमुख कारण क्या है सर? असल में क्या है कि हम अगर वर्ल्ड वाइड, अगर विश्व लेवल पे देखें तो दो प्रकार के इफेक्ट अभी आ रहे हैं हमको देखने में। जी जी एक ला नीना और एक एल नीना। जी तो जो हमारे यहाँ जो वर्ल्ड वाइड जो जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर वर्ल्ड वाइड आता है, तो ये 2 साल 3 साल में आता है। जी और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम तुरंत 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में परिवर्तित होता दिखाई देता है। जी तो ये जो इफेक्ट आ रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड इफेक्ट आ रहे हैं, जी और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सडनली 1 सप्ताह से लगाकर 2 सप्ताह तक जो मौसम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा। जो पानी है वो भी 15 दिन बाद आया, जो ठंड है वो 15 दिन बाद गई, लेकिन जो गर्मी है वो अब देख रहे हैं कि शायद 10, 11, 12 साल में पहले कभी मार्च में इतनी गर्मी रही थी, वो जो हमको 40 और 41, 42 डिग्री टेम्परेचर जो मैक्सिमम था, जी जी वो हमको मध्य भारत में दिखाई दिया। और इस बार IMD ने ये फोरकास्ट कर दी है कि जो भारत है और भारत का मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र में अगर हम निमाड़ और मालवा की बात करें तो इस बार शायद हमारे यहाँ जो गर्मी के दिन हैं वो दिन जो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह बढ़ने की संभावना है, और जो लू के दिन जो चलते थे वो लू के दिन में भी इस बार बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई। नहीं सर, व्यक्त तो की गई है संभावना, लेकिन जिस तरीके से आप भी इस बात को बता रहे हैं कि 10 से 12 साल बाद इस तरीके का मौसम आया है, और सर जलवायु परिवर्तन का जिक्र भी किया। सर इसका एक बड़ा कारण जो है लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका उत्सर्जन लगातार पर्यावरण में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो प्रकृति का संतुलन है पेड़ कटने के कारण वो भी बेहतर नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं है। यही कारण है कि इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं, और ये खतरे की आहट भी और प्रकृति का संदेश भी है सर। असल में एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 3-4 गैसें हैं, उसमें एक CFC करके जो मेन गैस है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका इमिशन एकदम से नहीं हो पाता, और इसका असर हमको देखने को मिलेगा। अगर हम फ्यूचर में अगर बात करें तो अगर एक डिग्री से लगाकर अगर 2.5 डिग्री 3 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये फ्यूचर में ये होगा कि जो गेहूं है वो उसकी उत्पादन क्षमता 15% कम होने की संभावना, और जो मक्का है वो 25 से 30% तक उपज कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। जी सर, आप बने रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। और हीरालाल जी ने एक बड़ी बात बताई कि अभी भी अगर नहीं चेते तो आने वाले दिनों में, अभी तो सिर्फ अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, गेहूं का जो उत्पादन है वो तो होगा लेकिन वो थोड़ा सुखड़ा हुआ होगा, लेकिन अगली बार जो स्थितियां हैं आने वाले दिनों में वो और चिंताजनक हो सकती हैं, सता सकती हैं। पैदावार पर सीधे तौर पर 15 से 20% का जो है कमी आएगी, जो चिंता की बात है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और ऐसे में खाद्यान्न की जरूरत होगी, लेकिन खाद्यान्न कम होगा तो कहीं ना कहीं, और यही प्रकृति का संदेश है। KS तिवारी जी जुड़ गए, डॉक्टर KS तिवारी जी पर्यावरणविद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रहा था, आप पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के लिए काम भी करते हैं। सर आप क्या प्रमुख कारण मान रहे हैं, क्योंकि लगातार पर्यावरण से को लेकर आप काम करते रहे और लोग थोड़े सजग भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम नहीं निकल कर आ रहे हैं। पहले तो आपको इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को। जी। मुद्दा बहुत गंभीर है
ये ना केवल क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर हालात बहुत बदतर हो रहे हैं जी। उसका मूल कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी हमारे मित्र ने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है जी। वो 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मैं बेसिकली केमिस्ट हूँ। जी। मीथेन नाम का एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मॉइस्चर है और ऐसी ऐसी 64 गैसेस हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं। जी। धरती का मीन टेम्परेचर पिछले 10 वर्षों में 0.8 डिग्री बढ़ चुका है, जी। जो कभी 15 था 16 हो चुका है। इस 1 डिग्री बढ़ने का मतलब बहुत भयावह है। आपने खेती किसानी की बात की, किसानों की बात की, बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की। इसके 100 तरह के एडवर्स इफेक्ट लगभग पड़ चुके हैं, पड़ने जा रहे हैं जी। और आप अगर बिंदुवार बात करें तो खेती की बात करें, गेहूं की बात करें, फसलों की बात करें, न सिर्फ गेहूं बल्कि धान, जी। दालें, तिलहन, मछली उत्पाद, डेयरी, फल, सब्जियां, सबके उत्पादन पर 2 तरह के असर पड़ेंगे। एक तो क्वालिटेटिव, इनकी क्वालिटी भी गिरेगी, इनकी कैलोरी वैल्यू, जैसे गेहूं में जो ग्लूटेन होता है उसकी मात्रा घट जाएगी और अगले 10 वर्षों में गेहूं का कुल उत्पादन मात्रा के हिसाब से 10% घटेगा। उसका मूल कारण है कि जो आदर्श परिस्थितियों में गेहूं, जिसमें पेड़ में अपने फसलों में पकता, बढ़ता है, तैयार होता है, वो परिस्थितियां खत्म हो गई और फसलें जो मौजूदा हैं वो अपने जो बदलते परिवेश में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रही, एडेप्टेशन नहीं हो पा रहा है जी। और इसका असर सीधे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लेकर पड़ रहा है। दालों को लेकर भी उनमें प्रोटीन की मात्रा घट रही है, फलों में कार्बोहाइड्रेट घट रहा है, तो ये स्थिति लगातार भयावह है। दूसरा, बहुत सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज तापक्रम बढ़ने से बढ़ेंगी और अभी जो बहुत सारे ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहे हैं इनके बारे में प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता और मेरा अनुमान है आने वाले कुछ महीनों में, बल्कि अभी आप देखेंगे मई और जून में हालात बदतर होंगे और रिकॉर्ड टेम्परेचर बढ़ेगा। जी मेरा सर, अनुमान है बिल्कुल रिकॉर्ड टेम्परेचर बढ़ेगा सर, लेकिन एक चीज और समझना चाह रहा था कि अब सरकार भी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार पेड़ लगाने के लेकर संकल्पित नजर आ रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इसको लेकर जनता को भी आगे आना होगा? सिर्फ अपने आसपास नहीं बल्कि जहां जा रहे हैं वहां पर भी लोगों को प्रेरित करना होगा कि पेड़ जरूर लगाएं और वो पेड़ लगाएं जो जल्दी बढ़ते हों, क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें तो पेड़ तो लगा दिया जाता है, लेकिन गर्मी के सीजन में पेड़ लगेगा तो वो बचेगा कैसे? तो पेड़ भी वो लगाना होगा जो कम पानी में ही जो है जल्दी से बड़ा हो और लंबे समय तक टिके भी। देखिए, पेड़ों का एक दर्शन है, उनके पीछे विज्ञान है। जी। जी। जंगल जो होते हैं कार्बन सिंक होते हैं, यानी टेम्परेचर को सोखते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें बढ़े इनको सोख लेते हैं जी। और दिक्कत यह है कि वृक्षारोपण के नाम पे जो पाखंड होता है उसको रोका जाना चाहिए। जी। वृक्ष लगाने के लिए कुछ कायदे हैं, नियम है, वृक्ष का चुनाव है, वृक्ष का स्थान है, उसका मौसम है। उसके लिए मुफीद होता है कि नेटिव फॉरेस्ट जो होते हैं, यानी वायु जो आबो हवा उसके अनुकूल अगर वृक्षारोपण होगा और अगले 3 से 5 वर्षों तक वृक्ष की सुरक्षा की जाए तो निश्चित रूप से ये ग्लोबल लेवल पर अगर ऐसा हो, और इसके लिए समाज को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। अब समाज की जागरूकता एक बड़ा जटिल प्रश्न है। समाज में जो लापरवाही है, जो एक तरह की तटस्थ रवैया है, वो एक बड़ा खतरनाक है। इसके बड़े इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ना शुरू हो गए। पानी घट रहा है ना, टेम्परेचर को सोखने की सारी व्यवस्थाएं, एक समुद्र भी टेम्परेचर सोखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है समुद्र में, वो भी टेम्परेचर सोखती है, लेकिन वो सारी जो मैरीन जो इकोसिस्टम था वो भी खत्म हो गया। हमारे जंगल 33% की जगह 22-21% बचे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 2 गुनी बढ़ गई और जंगल हमारे 1/3 से ज्यादा कट गए, घट गए, मिट गए, बट गए और विनाश हो गया। तो ये जो स्थितियां लगातार बदतर हो रही हैं, पानी को लेके, जंगलों को लेके, टेम्परेचर की बाढ़ को लेके, पोल्यूशन को लेके, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स डेवलप हो गए हैं जिससे कि पर्यावरण लगातार इर्रेपरेबल, मैं उसको इर्रेपरेबल बोलता हूं, इलॉजिकल बोलता हूं और इरिवर्सिबल बोलता हूं। इरिवर्सिबल माने वो नुकसान जो एक बार हो चुका है वहां से वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ जा सकता। जी बिल्कुल सर, और यही कारण है कि प्रकृति अब संदेश दे रही है कि अभी भी नहीं चेते तो जो मुश्किल है वो आपके जीवन पे होगा, मानव जीवन पे होगा, क्योंकि मानव ही एक ऐसी प्रजाति है जो दोहन तो करता है
लेकिन प्रकृति को वापस भी दे सकता है, लेकिन वो देगा कब, ये बड़ी बात है। लौटूंगा सर आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं और जिस तरीके से बात हो रही है कि अब पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए जल का संरक्षण करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पता तो सबको है, लेकिन सर कोई कर नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक जन जागरण का अभियान चलना चाहिए, लोगों को आगे आकर, क्योंकि जो गर्मी का सितम है अभी शुरुआत है और मई जाते जाते तक जो आग आसमान से बरसने वाली है उसकी कल्पना करके लोग अभी ही घबरा रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह तो कहा जा सकता है कि प्रकृति की आहट है और एक चेतावनी पर अभी भी जनता नहीं चेती, देशवासी नहीं चेते, विश्व नहीं चेता, तो मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल आकाश जी, आपने सही कहा कि सब इस भयावह संकट को समझ रहे हैं, लेकिन जैसा सुबह सुबह व्हाट्सएप पे अमूल्य वचन आते हैं तो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, आत्मसात कोई नहीं कर रहा है इस समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने की। और खुद को मैं कहता हूं, यदि सब लोग पानी बचाने लगे, घर में जो नलों का अपव्यय होता है वो सुधार ले तो बहुत सारा पानी सुधरे। हर लोग घर के आसपास एक एक दो पेड़ डाले तो सुधर, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए बैंक बैलेंस, व्यापार, मकान, इन सब का इंतजाम भले न करो, लेकिन अच्छे पर्यावरण का जरूर करो, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा तब वो आपके मकान का और व्यापार का और पैसे का उपयोग कर पाएगा। क्योंकि हमने सबने अभी कोरोना में काल में भयावह स्थिति देखी है, कैसे जब लॉकडाउन लगा तो नदियां साफ हो गई, कैसे हिमालय दिखने लगा, कितनी सारी चीजें। तो यदि आप और हमने सबने मिलकर इस दिशा में प्रयास नहीं किए तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी हमारे लिए माफ नहीं करेगी। हम उनके लिए कौन सा पर्यावरण छोड़ के जा रहे हैं, कौन से वातावरण उनको छोड़ के जा रहे हैं, एक जलती हुई भट्टी के सामने बिठा के जा रहे हैं, कैसे वो जीवन यापन करेंगे लोग। बहुत भयावह समस्या है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी एसी लगेंगे और ओजोन परत में छेद होने लगे। आज आपने बहुत अच्छे विषय पे चर्चा भी की और पर्यावरणविदों को जो बुलाया है ये ज्यादा अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। ये लोग चिंतित हैं, ये लोग बार बार बता रहे हैं, लेकिन सामान्य आदमी इनकी बातों को केवल फॉरवर्ड कर रहा है, आत्मसात नहीं कर रहा है। जबकि अब जरूरत है पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की, एक एक बूंद पानी बचाने की, एक एक पेड़ लगाने की, बिजली को बचाने की और गाड़ियों को कम उपयोग करने की, धुआं कम उत्सर्जित करने की, तब जाके कहीं कुछ संभावनाएं बनेंगी। अन्यथा हम सब ने बिल्कुल एक किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है मानव जीवन को, मानव जीवन क्या, जंतुओं के जीवन को, सबको, प्राणी मात्र को, कि जहां एक धक्का लगेगा और हम सब रसातल में चले जाएंगे। तो यदि रसातल में चले जाएंगे और रसातल में जाने से रोकना है मानव जीवन को, तो कहीं ना कहीं सभी को आगे आना होगा। और यही कारण है, हमारी भी अपील है जनता से कि लोग आगे आकर प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ लगाने की बात हो रही है, लेकिन आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेज, अच्छी बात है, लेकिन घर में पानी तो बचा सकते हैं और इसके लिए भी आज से ही आपको सोचना होगा। हीरालाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, आने वाले दिनों में जो तापमान की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है और ये जो गर्मी की उमस है, तपन है, वो और बढ़ेगी क्या? हाँ, अभी हम अगर आने वाले 1, 2, 3, 4 दिन की अगर बात करें तो आने वाले 3-4 दिन तक तो जो आज जो टेम्परेचर है वो 38-39 के आसपास बना रहेगा अधिकतम तापक्रम, और जो न्यूनतम तापक्रम है 18 और 19 डिग्री के आसपास बना रहेगा 3-4 दिन तक जी। हाँ, और इसकी मेन वजह यह है कि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर, और एक अभी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक चक्रवात डेवलप हो गया और जिसके कारण एक टफ लाइन बन गई है, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी मध्यम से भारी बारिश होने की फोरकास्ट की है IMD ने। और अगर अब 5 दिन के बाद अगर देखते हैं तो फिर से ये हम कह सकते हैं कि 30 तारीख के बाद 1 या 2 तारीख से जो अधिकतम तापक्रम है वो फिर से 41-42 डिग्री पे रन करेगा, और जो न्यूनतम तापक्रम है फिर वो भी अब बढ़कर 22 और 23 डिग्री के आसपास चलेगा और गर्म हवाएं हमको प्राप्त होने की संभावना है। सर, एक चीज और समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने काफी बेहतर तरीके से जलवायु परिवर्तन पर भी अपनी बात रखी। सर, क्या मौसम विभाग ने, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेताता है, अलर्ट जारी करता है, और जो बात करें इस बार के जो मौसम की, तो पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया था कि मार्च में जो है इस बार तपन वाली गर्मी, मई वाली गर्मी देखने को मिलेगी। सर, क्या इसका मानसून पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, कि ये जो गर्मी का सीजन है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मई के क्या एंड के बाद भी 15-20 दिन गर्मी का मौसम और एक्सटेंड हो सकता है? हाँ, इस बार 1 सप्ताह से 2 सप्ताह गर्मी एक्सटेंड होने की संभावना है, और जो लू चलती है अपने यहाँ, वो लू भी इस बार 30% गर्मी आपको देखने को मिलेगी इस बार।
मध्य प्रदेश का जो मालवा जोन है ये विशेषकर तपने वाला, ऐसी फोरकास्ट की है हमने। अच्छा जी जी, बिल्कुल सर, बने रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर के.एस. तिवारी जी लगातार बने हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, काफी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने रखा। सर आपसे अब उपाय में जानना चाह रहा था कि किन उपायों के जरिए जो है कम चीजों में भी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी जिक्र किया, लोगों को पर्यावरण बचाने की बात होती है, लोग सर भी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर भी बता रहे थे कि मैसेज तो फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन पेड़ लगाने लोग आगे आ जाते हैं, लगा भी देते हैं, फोटो भी खिंचा लेते हैं, स्टेटस पे भी लगाते हैं, लेकिन उस पेड़ की सुरक्षा नहीं करते। तो अब यहाँ पर हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना होगा, भले ही एक मग्गा पानी बचाने से शुरुआत करें। तो आपको क्या लगता है सर, कौन कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जो दैनिक उपयोग के जीवन में लोग कर सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है, देखिए इस बात को लेके जो आपने प्रश्न उठाया है कि मनुष्य को, सारी मानव बिरादरी को ग्लोबली और राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इको फ्रेंडली बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। इको फ्रेंडली, हमें वो सारी आदतें अपनानी पड़ेंगी जो प्रकृति के संरक्षण को प्रमोट करती हों, क्योंकि हमने प्रकृति के संसाधनों का विनाश बहुत तेजी से किया है और वो विनाश इतना भयावह है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपने उपायों की बात की है, तो हमें सबसे बड़ी पर्यावरण मित्र जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। प्रकृति के संसाधनों को सहेजना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा। पानी हो, जंगल हो, हवा हो, मिट्टी हो, इसके अलावा आपके मिनरल्स हो, नदियां हो, जितने भी प्रकृति के बायोडायवर्सिटी हो, जितने भी प्रकृति के घटक हैं जिनके बीच में एक बहुत ही नाजुक सा संबंध होता है, बड़े फ्रेगाइल रिलेशन होते हैं और इंटर रिलेटेड है सारी चीजें। अगर ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश हुई मानव द्वारा और प्रत्येक कंपोनेंट को, प्रत्येक घटक को हम बचा सके, और आने वाले वर्षों में हमें लगता है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, इसको लेके बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। सारी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो डेवलपमेंट मॉडल है वो डेवलपमेंट गलत मॉडल अपना है। चाहे ऊर्जा पैदा करने के मॉडल हो, पानी के उपयोग को हमें पानी कंजर्व करना पड़ेगा, नदियों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। सर एक चीज आपने महत्वपूर्ण बोली है, इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है उसको बदलने की बात हुई, कई बार पॉलिसीज भी बनी, हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सरकारों ने वाटर हार्वेस्टिंग को एक समय अनिवार्य भी किया था, और जिन घरों में वाटर हार्वेस्टिंग होती थी उनको जो है कुछ छूट भी जो है टैक्स में दी जाती थी, हाउस टैक्स में, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रही। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को भी आगे आकर इस तरीके की स्कीम्स को बढ़ावा देना चाहिए, और जिससे लोग प्रोत्साहित होकर ही लगाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब सोलर की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी जो शासन की योजना है उसका समय पे लाभ नहीं मिल पाता, लोग परेशान होते हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं। चीज है, भारत सरकार का संकल्प है कि अगले 48 वर्षों में नेट जीरो एमिशन लाना है, यानी जो कोयले से पैदा होने वाली बिजली, उनके सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे जाना है। ये शुरुआत हम अभी से कर दें, सोलर है, विंड है, थर्म और दूसरे आपके हाइडल है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर भी मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कोयले से पैदा होने वाली बिजली और धरती पर चलने वाले अरबों वाहन, ये मुझे लगता है सबसे बड़े कल्प्रिट हैं जो धरती के वायुमंडल में तापक्रम को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, पानी के संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, आपको मालूम होगा कि अगर 100 वर्ग मीटर की छत है तो साल भर में अगर 1000 mm पानी बरसता है तो 1 लाख लीटर पानी हम बचा सकते हैं, यानी जमीन के अंदर उतार सकते हैं। लेकिन शायद नगर पालिकाएं, नगर निगम, सरकार, व्यवस्थाएं, एजेंसीज, नीति निर्माता इस बात को लेकर शायद उतने गंभीर नहीं है। नीतियां हैं लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता। बड़ी बात बोली आपने, नीतियां हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मार्च में मई वाली गर्मी जो है, सितम वाली गर्मी देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी से जो है सूरज ने अपने तीखे और तपन वाले तेवर जो दिखाना शुरू किए हैं, वो इस बात की आहट है कि प्रकृति जो है अब संदेश दे रही है, प्रकृति चेतावनी दे रही है कि संभल जाइए, सहज लीजिए, नहीं तो जो विनाश है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और यही कारण है हमारी भी आपसे अपील है कि पेड़ों को बचाएं, पानी को बचाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। मार्च में, मई वाली गर्मी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।